नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वस्तिक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने छंद की कक्षाओं में बहुत कुछ पढ़ा है और छंद के विषय में बहुत कुछ जाना है। साथियों, आज हम फिर से एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ में छंद में शुरुआत करेंगे और आज हम कई सारे छंदों को पढ़ेंगे, उनके उदाहरणों को जानेंगे और रीड में इंपॉर्टेंट जो कुछ भी है वो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि छंद से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न इत्यादि आते हैं, ये भी मैं आज आपको मैं बताऊंगा। और पहले तो हम छंद को पढ़ लेंगे कि छंद है कौन कौन से और किस किस प्रकार से होते हैं। मैंने पिछली कक्षाओं में आपको छंद से संबंधित ऐसी ऐसी चीज़ों को डाला है जिसमें आप उसमें लघु गुरु का निर्धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार 8 गण होते हैं तो यमा तारा जबान सलगा, इस प्रकार गणों का एक सूत्र होता है गणों को बताने का। तो यगण मगण तगण रगण जगण कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। और एक दो छंदों को भी हमने, जैसे कि अनुष्टुप छंद को हमने पढ़ लिया है, इंद्र विजरा पढ़ लिया है, उपेंद्र विजरा पढ़ लिया है, उपजाति छंद पढ़ लिया है। और उन्हीं की कैटेगरी का एक बहुत ही अच्छा एक और छंद है जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, वंशस्थ छंद। तो साथियों, आइए, आप सब लोगों का स्वागत है। वंशस्थ छंद का आप आनंद लीजिए। देखिए वंशस्थ छंद कैसे बना है, क्या इसकी प्रकृति है, किस प्रकार का यह है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ध्यान दीजिएगा साथी, आप मेरे सभी लोग देख लीजिए वंशस्थ छंद। अब वंशस्थ छंद को जब पढ़ना है तो देख लीजिएगा, ये इसका लक्षण लिखा है। तो इस लक्षण में यहाँ पर ऐसे लिखा है कि ये इसे पढ़ा जाएगा, इसका राग, इसका लय, इस प्रकार। यदि आप लय और राग भी याद करके चले जाते हैं परीक्षा में और ये लक्षण को यदि याद करके जाते हैं, उदाहरण कोई भी दे देगा आपको, उसके लक्षण को देख करके आपको लक्षण आएगा, यदि रटा हुआ रहेगा तो आपको आ जाएगा। और फिर उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर उदाहरण पर आपको सेट करना है। कोई भी लाइन देगा और बोलेगा बताओ इसमें कौन सा छंद है, संसार का कोई उदाहरण ला करके आपके रख देगा, बोलेगा बताओ इसमें कौन सा छंद है। तो आपको यदि लक्षण यदि याद है उस छंद का तो आप उसमें लक्षण घटित करके देख सकते हैं। ये ऐसा है कि जतो तो वंशस्थमुदीरितम जरौ, इस प्रकार आप लय से याद करने का अभ्यास करें। जतो तो वंशस्थमुदीरितम जरौ, देख लीजिएगा, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वंशस्थम उदीरितम, वंशस्थ कहा गया, वंशस्थ छंद कहा गया। क्या कहा गया? वंशस्थ छंद। किसको वंशस्थ छंद कहा गया? कि जतौ यानी कि जगण और तगण, यहाँ लास्ट में लिखा है जरौ यानी कि जगण और रगण। यहाँ लिखा है जगण तगण जगण रगण, तो एक जगण हो फिर तगण हो फिर जगण हो फिर रगण हो। यहाँ भी लिखा है जगण तगण जगण रगण, वही वाली चीज यहाँ पर है। यदि आप कहें कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका हिंदी अर्थ अगर नहीं आया तो आप चाहें तो इसके ऊपर ऐसे गण का निर्धारण करके देख सकते हैं। जतौ तु वंशस्थ, देखिए ऐसे आप निर्धारण कर सकते हैं। ज है वो रस्व है तो हमने आई कर दिया, तो दीर्घ है तो हमने गुरु का एस चिन्ह लगा दिया, तू रस्व है तो हमने आई कर दिया, इस प्रकार लघु का चिन्ह लगाया। वंशक के ऊपर व के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, इस वजह से हमने इसको भी गुरु कर दिया। श के आगे भी अक्षर है, इस वजह से श भी गुरु माना जाएगा। थ लघु है, मु लघु है, दी दीर्घ है और री लघु है। त के ऊपर अनुस्वार, इस वजह से ये भी दीर्घ है। ज है वो लघु है और रऊ है वो दीर्घ है। 3-3 का जोड़ा बनाने की बात साथियों मैंने आपको पहले करी है कि 3-3 का जोड़ा बना करके आप इसमें से कौन सा गण है ये पता लगा सकते हैं। तो देखिए ये सबसे पहला लघु गुरु लघु क्या बनेगा? जगण। ज भा न, आपको पता है, यमा तारा जबान सलगा, ये मैंने आपको पहले बताया है। चलिए आगे देख लीजिए, तो ये जगण हो गया, फिर उसके बाद में ये तगण हो गया ना, तारा ज हो गया, फिर ये ज भा न और फिर ये रगण हो गया है ना, ये रगण, ये गुरु लघु और गुरु रा ज भा, इस प्रकार। तो देख लीजिए जहाँ कहीं भी जगण हो तगण हो जगण हो रगण हो, ऐसे गण जहाँ भी आपको दिखे अथवा ये इस प्रकार से है, ये रहा, ये दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि इस प्रकार की आकृति जब भी दिखे आपको, जैसे कि ISI यानी कि लघु गुरु लघु, ये क्या है? जो भान, ये जगण है, ये तगण है, ये जगण है और ये भी ये रगण है। तो ये आपको मैंने पहले सिखाया है कि यमा तारा जबान स लगा, ये निकलता कैसे है, यगण कैसे बनता है, जगण कैसे बनता है, रगण कैसे बनता है, तगण कैसे बनता है, ये सब हमने पढ़ा है पहले। बस ये आप ये उदाहरण, ये लक्षण हो गया और ये उदाहरण हो गया। एज इट इज जैसे यहाँ पर मिल रहा है वैसा कि वैसे इस लक्षण पर, इस लाइन पर भी मिल रहा है। ये सबसे पहला यहाँ पर भी जगण होगा, फिर तगण होगा, फिर जगण होगा, फिर रगण होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसके ऊपर आप ऐसे गणों को निर्धारित करके आप स्वयं भी इसे देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इसके अंदर यही वाला छंद है कि नहीं।
इसको बोलेंगे ऐसे साथियों, देखिए जतो तो वंशस्थमुदीरितं जरो, जतो तो वंशस्थमुदीरितं जरो, जतो तो वंशस्थमुदीरितं जरो। ध्यान दीजिएगा साथियों, वंशज छंद में 12 अक्षर होते हैं साथियों। कितने होते हैं? 12 अक्षर। अच्छा, और इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति छंद में कितने अक्षर होते हैं? 11 अक्षर होते हैं। यहाँ पर 12 अक्षर होते हैं और क्रम से जगण तगण जगण रगण इस प्रकार से गण होते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार बोला जाएगा कि अधीति बोधाचरण प्रचारणेर दशाश्चतस्त्र प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। इस प्रकार से इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे अब द्रुत विलंबित छंद। इसमें भी साथियों द्रुत विलंबित छंद में भी 12 अक्षर होते हैं साथियों। कितने अक्षर होते हैं? 12 अक्षर होते हैं। यहाँ लिखा भी है आगे, आपको मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ 12 अक्षर। इसका ये लक्षण यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि द्रुत विलंबित माह नभो भरो, द्रुत विलंबित माह नभो भरो। तो इसका कहना का मतलब द्रुत विलंबितम आह, द्रुत विलंबित कहा गया। किसको कहा गया? नभो भरो, यानी कि नगण भगण भगण रगण लिखा है। नगण भगण भगण रगण जहां भी हो उसे हम द्रुत विलंबित छंद कहेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर ऐसे गण मिला के देख सकते हैं। वी के ऊपर ऐसे लघु आएगा, प के ऊपर भी लघु, दी के ऊपर भी लघु, धे के ऊपर दीर्घ, य के ऊपर लघु है ना धैर्य, ये म के ऊपर लघु, था के ऊपर लघु दीर्घ, यू के ऊपर लघु और द के ऊपर लघु, ये गुरु है ना, ये भी ये लघु और ये गुरु। इस प्रकार अब आप 3-3 का जोड़ा बना के देख सकते, देख लीजिए आप। ये तीनों का हो गया, इन तीनों का हो गया, ये इन तीनों का हो गया, इन तीनों का हो गया। देख सकते हैं आप। सबसे पहले क्या आ गया? नगण ना, न स लो नगण हो गया। फिर भगण, भा न स भगण हो गया। फिर भगण हो गया ना, उसके बाद राज भा रगण हो गया। अर्थात ये पक्का हो गया, ये जो नीचे 4 लाइन लिखी हैं इनमें ये द्रुत विलंबित नाम का छंद है साथियों। पक्का पता चल गया। अच्छा, कितने गण हैं इसके अंदर? 4 गण हैं। एक गण में 3 अक्षर होते हैं, तो 4 × 12 ना, 12 अक्षर हो गए। द्रुत विलंबित छंद में पूछे परीक्षा में कितने अक्षर हैं? तो 12 अक्षर हैं। अच्छा, नगण भगण भगण रगण क्रमशः किसमें बनता है? द्रुत विलंबित छंद में बनता है। पूछ लेगा द्रुत विलंबित माह डैश डैश डैश, फिर नीचे लिखेगा भरो भरो, नभो भरो, यरो भरो, ऐसा करके उदाहरण ऑप्शन में दे देगा। आपको एक छांटना रहेगा, तो नभो भरो वाले जो रहेगा उसको आपको टिक करना रहेगा। देख लीजिए इसका लक्षण फिर से मैं बोल देता हूँ और आपको उदाहरण भी बोल के बता देता हूँ कि द्रुत विलंबित माह नभो भरो। ठीक उसी प्रकार इस उदाहरण को बोलेंगे कि विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि वाचि यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। साथियों इसी प्रकार आप भी इसे पढ़ सकते हैं, आपको पता चल गया इतना सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आपको लक्षण है, उदाहरण है, इसको देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। एक वसंत तिलका करके बहुत ही बढ़िया प्यारा छंद है। वसंत तिलका छंद को हम पढ़ते हैं और वसंत तिलका छंद में साथियों मैं आपको बता दूं इसमें 14 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 14 अक्षर होते हैं। यहाँ लिखा गया भी है ऑलरेडी, पहले से भी है भी सही, 14 अक्षर होते हैं, है ना। यहाँ पर हिंदी में लिखा है, यहाँ मैंने भी लिख दिया है। वसंत तिलका छंद में 14 अक्षर होते हैं। 14 अक्षरों का यह छंद है। इसका लक्षण इस प्रकार है कि उक्ता वसंत तिलकात भजा जगौगः, उक्ता वसंत तिलकात भजा जगौगः, यानी कि उक्ता यानी कि कहा गया, वसंत तिलका, वसंत तिलका उसे कहा गया है जहाँ तगण भगण तभजा जगौगः, यानी कि तगण भगण जगण जगण और गौगः यानी कि 2 बार गुरु हो। ये लिखा है तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु हो, उसे हम वसंत तिलका छंद कहेंगे। तगण
का चिन्ह ये रहा है ना, फिर भगण जगण जगण और गुरु, इस प्रकार की जैसे जहाँ भी आपको चिन्ह मिले, इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था जहाँ मिले, समझ जाना कि वो वसंत तिलका नाम का छंद है। ये लिखा है इसका उदाहरण कि पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। आप जैसे चाहे इसको ऐसा बोल सकते। देखिए साथियों, इसका अर्थ बहुत ही शानदार है, अच्छा वाला है कि पापान् निवारयति योजयते हिताय, अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए। सन्मित्र लक्षणम इदम, यह अच्छे मित्र का लक्षण संतः प्रवदंती, संत बोलते हैं। संतों ने अच्छे मित्रों का लक्षण कुछ इस प्रकार बताया है। क्या बताया है कि पापान् निवारयति, पाप से हमें निवारण करता है, पाप से दूर लेके जाता है। योजयते हिताय, जहाँ हमारा हित हो ऐसी जगह पर हमें लगाता है। गुह्यम निगूहति, है ना, हमारे अंदर हमारे कुछ ऐसे गूढ़ बातें, रहस्यात्मक बातें, उनको निगूहति यानी कि छुपाता है। और गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को बढ़ाता है, गुणों को प्रचार करता है, गुणों के बारे में बखान करता है। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, मतलब आपदगतम काले, वो हमेशा हमारी साथ देता है, ना कि हमें छोड़ देगा, है ना। आपदगत यानी कि ऐसे दुख की अवधि आ जाए, ऐसा कोई समय आ जाए, हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, ऐसे समय में हमें छोड़ेगा नहीं, हमारा साथ देगा। ऐसे जो लक्षण वाला है वही सन्मित्र कहलाता है, अच्छा मित्र वही कहलाता है। साथियों, आपको ये वसंत तिलका छंद के अंदर भगण जगण जगण गुरु होते हैं, ये इसका उदाहरण हो गया। आप देख लीजिएगा साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आप इसको कंठस्थ कर दे। लक्षणों के बारे में आप जानकारी रखिए, लक्षण आएंगे परीक्षा में। आगे मालिनी छंद है, ध्यान दीजिएगा। मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं साथियों। कितने होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। मालिनी छंद में 15 अक्षर होते हैं। आप गिन के भी देख सकते हैं, 15 अक्षर हैं। और यहाँ पर लिखा भोगी लोके ही, ये मैं आपको बताऊंगा क्या है। ये ऐसा है, इसका लक्षण यहाँ पर ये लिखा गया कि ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोके, ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोके। ऐसा कहता है कि नगण नगण मगण यगण यगण हो जहाँ भी, उसे हम मालिनी कहेंगे। और भोगी लोके यानी कि देख लीजिए, यहाँ पर कोमा करना है और आगे यहाँ तक क्या है देख लीजिए कि अक्षर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि भोगी यानी कि भोग कितने हैं संसार में? 8 भोग हैं। कितने हैं? 8 भोग हैं। और पीछे ये 7 अक्षर यानी कि भोग कितने, यहाँ लिखा भी होगा, देख लीजिए यति। मालिनी में भोगी यानी कि 8 और लोक यानी कि 7 वर्णों पर यति होती है ना। भोगी यानी कि 8 अक्षरों पर, और लोक कितने संसार में? 7। तो इससे भोगी लोग ऐसा करके विधान बताया है कि कहाँ कहाँ यति करना है। तो भोगी पर यति करना, लोक पर यति करना। भोगी यानी कि भोग कितने हैं? 8 भोग है। और लोक कितने हैं? 7 लोक है। तो 8 और 7 पर क्रमशः यति करना है। और नगण नगण मगण यगण यगण, इस प्रकार की गण व्यवस्था जहाँ हो, समझना वो ये मालिनी नाम का छंद होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर श्लोक दिया गया है, इसे इसी प्रकार बोल लेंगे। पहले तो लक्षण फिर से बोल के बताता हूँ, फिर उदाहरण बोलता हूँ। देखिएगा कि ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै, ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै, वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलैः, सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः, सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान को दरिद्रः। कहना ये चाह रहा है कि मन से जो संतुष्ट है वो कहाँ का धनवान और कहाँ का दरिद्र, बस मन से संतुष्ट होना चाहिए। तो फिर कितना ही दरिद्र हो तब भी अपने आप को धनवान मान सकता है, और कितना ही धनवान हो फिर भी उसकी मन में संतुष्टि नहीं है तो वो दरिद्र के समान ही है। ऐसा ही श्लोक का अर्थ ऐसा कहता है। ये गण देख लीजिएगा आप, नगण नगण मगण यगण और यगण यहाँ मिले वो मालिनी नाम का छंद होगा। मालिनी छंद में 15 अक्षर होते हैं, बस इस प्रकार का ध्यान दे दीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए आगे शिखरिणी नाम का एक छंद है, बहुत ही बढ़िया अच्छा छंद है, बड़ा छंद है। इसमें 17 वर्ण होते हैं साथियों। कितने होते हैं?
17 वर्णों वाला ये शिखरिणी छंद होता है। 17 अक्षर होते हैं, आप गिन सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार का लक्षण है कि रसै रुद्रैश्चिन्नाय मनस भोलागः शिखरिणी। इसको ऐसे, और रसै रुद्रैश्चिन्नाय मनस भोलागः शिखरिणी। ऐसा कहना चाह रहा है कि रसै रुद्रैहि, यहाँ पर छिन्ना यानी कि इस जगह पर आपको रुकना है। रसै रुद्रैहि छिन्ना यमन सबलागह, ये इसकी गण व्यवस्था है कि यगण मगण नगण सगण भगण और लघु और गुरु हो, ऐसा जो छंद होगा उसे हम शिखरिणी कहेंगे। और रस पर यति करना है, रुद्र पर यति करना है। यहाँ नीचे लिखा है साथियों यति की व्यवस्था। शिखरिणी छंद में रस है 6, संसार में रस 6 ही है साथियों, है ना। और कवियों पर अलग से कृपा करी माँ सरस्वती ने, अलग प्रकार से उनको 9 रस दिए गए, अलग बात है। और देखिए 6 रस हैं और रुद्र कितने हैं 11, अर्थात 6 अक्षरों पर और 11वें अक्षर पर यति करना है। यति यानी कि विराम, थोड़ा सा रुकना है, अर्ध विराम लेना है। विराम मतलब ये नहीं कि ये 6 पर यति करना, 6 अक्षर बोल के रुक जाए और फिर दूसरा बाद वाला 11 अक्षर कल बोले, ऐसा नहीं। इतना लंबा भी विराम नहीं लेना है, ठीक, थोड़ा सा विराम लेना है। देखिए इसको ऐसे बोलेंगे, रसै रुद्रैश्चिन्ना यमनस भोलागः शिखरिणी। तो यहाँ पर कितने वर्ण है, ये 6 अक्षर हैं, 6 अक्षर पर यति करी, फिर आगे और बोल दिया। ठीक उसी प्रकार ये देख लीजिए, यगण मगण नगण सगण भगण और लघु और गुरु जहाँ दिखे, समझना कौन सा छंद है, शिखरिणी नाम का छंद है। यह उदाहरण बहुत ही बढ़िया है, भर्तृहरि द्वारा लिखित है ना। नीति शतक के अंदर बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कि यदा किंचित् ज्ञोहम द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुद्धजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। अर्थ इस प्रकार का है साथियों कि यदा किंचित ज्ञोहम, जब मुझे को थोड़ा बहुत आता था, ज्यादा नहीं आता था, कुछ ही चीजें मुझे आती थी जब, ऐसा भर्तृहरि बता रहे हैं, तब द्वीप कहते हैं हाथी को, द्वीप की तरह मदान्ध मैं अपने आप को समझता था। ठीक, तदा सर्वज्ञ अस्मि इति अभवत् अवलिप्तम मम मनः, मेरा मन उस समय मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा मानता था। कब, जब मैं थोड़ा बहुत जानता था तब ऐसा लगता था कि मैं एक हाथी की तरह मनमस्त हाथी की तरह हो चुका हूँ। तब मेरे मन में ऐसा था कि मेरे जैसा सर्वज्ञ व्यक्ति कोई और है नहीं, ऐसा इस श्लोक में बताया गया। इस श्लोक में ये भर्तृहरि अपनी स्थिति बता रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि यदा किंचित, जब थोड़ा थोड़ा, बुध जन सकाशात यानी पास में, अवगतम जाना आना शुरू किया, जब मैंने बुध जन यानी विद्वान लोगों के साथ में, जब थोड़ा थोड़ा विद्वान लोगों के साथ संगति में जाना आना शुरू किया, तब तदा मूर्खोस्मीति, तब मैं मूर्ख हूँ ऐसा, ज्वर इव मदो में व्यपगत, जिस प्रकार एक गोली लेते ही बुखार उतर जाता है, वैसे के वैसे वो जो मूर्खता रूपी जो घमंड मेरा था वो उस समय मेरा उतर गया। कब, जब विद्वानों की संगति। कहने का मतलब ये है, भर्तृहरि कह रहे हैं कि जब मुझे कुछ नहीं आता था, बहुत ही थोड़ा बहुत आता था, तब लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ और सर्वज्ञ अपने आप को मानने लगा। पर जब विद्वानों की संगति में जाना आना शुरू किया, तब पता चला कि मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं है, और मूर्खता रूपी जो घमंड था वो जिस प्रकार गोली लेते ही बुखार उतरता है, वैसे वैसे वो उतर गया। पैरासीटामोल की बात कर रहे हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मंदाक्रांता छंद है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया छंद है साथियों। इसमें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी। मंदाक्रांता छंद में भी 17 वर्ण वाले वर्णों के हिसाब से जमाया है, ध्यान दीजिएगा। 17 वर्णों का ये छंद है। ऐसे इसको बोला जाता है कि मंदाक्रांताम्बुधिरसनगैर् मौभनौतौग्युग्मम्, मंदाक्रांताम्बुधिरसनगैर् मौभनौतौग्युग्मम्। अर्थात मंदाक्रांता ऐसा लिख दिया, ये छंद होगा कहाँ, अंबुधि पर अपने को क्या करना है, यति करना है। यति का नियम पहले पढ़ लो, कहाँ पर यति करना, 4 पर यति। अंबुधि मैंने 4 समंदर हैं, ऐसा करके यहाँ पर 4 कर दिया।
और 6 रस है, अगर 6 पर यति करना है। नग यानी कि पर्वत है वो 7 हैं, उस पर यति, यानी कि क्रम से 4, 6 और 7 पर हमको यति करना है। यति यानी विराम करना है। और इसको पढ़ना है कि मंदाक्रांताम्बुधिर सनगेर मोभनो तो गयुग्मम्। इस प्रकार इसमें क्रम से मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और गुरु गुरु होंगे। यहाँ लिखा है सनगैर, मो यानी कि मगण, फिर बगण, नगण, तगण, है ना, और फिर तगण तौ, और यहाँ पर लास्ट में लिखा है ग युग्म, 2 युग्म, युग्म हो, ग का युग्म हो यानी कि 2 गुरु हो। तो इस प्रकार की गण व्यवस्था जहाँ भी हो मंदाक्रांता छंद उसे हम कहेंगे। यह उदाहरण कालिदास का बहुत ही प्रख्यात उदाहरण है। मेघदूत का उदाहरण कश्चित कांता लिखा गया है, मेघदूत का प्रथम श्लोक है, पद्य है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसको इससे पढ़ा जाएगा कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। इस प्रकार इसे बोला जाएगा। बहुत ही बढ़िया वाला छंद है साथियों। ये इसके अंदर यति होगी 4 और 6 और 7 पर यति होती है। मंदाक्रांता बहुत ही अच्छा और 17 वर्णों का यह छंद है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे आपके पढ़ने में काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हरिणी छंद हमारे इस कोर्स में है नहीं, इसलिए नहीं पढ़ते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद को अब हम जानेंगे, इसको पढ़ेंगे। देखिएगा साथियों, शार्दूल विक्रीडित छंद बहुत ही बढ़िया छंद है। इसके अंदर 19 वर्ण होते हैं साथियों। कितने होते हैं? 19 वर्णों का यह आप गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वर्णों का यह छंद है। इसमें क्रम से सूर्याश्वेर, सूर्याश्वेर यदि मह सजौ सततगः शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्याश्वेर यदि मह सजौ सततगः शार्दूलविक्रीडितम्। ये इसके यति की व्यवस्था देख लीजिए। सूर्य यानी कि सूर्य कितने हैं? 12 है, ठीक। तो 12 सूर्य यानी कि 12 वर्णों पर यति करना है। फिर यहाँ लिखा अश्व, ऐसा भी लिखा है। इसका मतलब अश्व कितने हैं? 7 है, तो 7 पर भी यति करना है, ठीक। और जहां पर भी 12 वर्णों पर यति होना है, फिर 7 वर्णों पर यति करना है, जिसे शार्दूल विक्रीडित छंद कहेंगे। और क्रम से मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु हो। यहाँ लिखा है सूर्य अश्वई यदि मह, यदि मह यानी कि यदि सूर्य अश्व पर यति करके मह यानी कि मगण हो, फिर सगण, जगण और फिर सगण, तगण, तगण और गुरु हो, उसे हम शार्दूल विक्रीडित छंद कहेंगे। साथियों समझ में आ रहा है? 19 वर्णों वाला शार्दूल विक्रीडित छंद है। 12 और 7 पर यति होती है। परीक्षा में पूछेगा शार्दूल विक्रीडित छंद में यति की क्या व्यवस्था है, तो 12 और 7 अक्षर पर यति करना है। और गण की व्यवस्था ऐसी है कि मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु। आपको ये लक्षण याद करके जाना। यदि लक्षण याद है तो आप इसका ये गण निर्धारण इत्यादि कर सकेंगे, निकाल सकेंगे गण की कैसे बने हैं। फिर से लक्षण मैं आपको बोल के बताता हूँ, आप इसको रटना, अच्छे से लक्षण याद कर देना, यही परीक्षा में आएगा। इसी से आप सारा निकाल पाएंगे। सूर्याश्वेर यदि मह सजो सततगा शार्दूल विक्रीडितम्। इसको ऐसे बोलेंगे कि शक्यो वारयितुं जलेन हुतभोग क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्र प्रयोगैर्विषं सर्वस्योषधमस्ति शास्त्र विहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम्। इस प्रकार का यह उसका उदाहरण है। उदाहरण का अर्थ बड़ा शानदार, बहुत ही बढ़िया है। ऐसा कहा गया है कि जल के द्वारा ये वार जलेन हुतभुक, यानी कि हुतभुक कहते हैं अग्नि को। जल से अग्नि को बुझाया जा सकता है ना, अग्नि जैसी चीज को भी जल से बुझाया जा सकता है। सूर्य के प्रकाश को भी छाता से दूर किया जा सकता है, छत्र से।
नागेंद्र कहते हैं हाथी को भी अंकुश के द्वारा उसको काबू में किया जा सकता है, और डंडे से गौ और गर्दभ इत्यादि जानवरों को भी हम काबू में कर सकते हैं डंडे से। व्याधिर भेषज संग्रहेश्च, बहुत सी औषधियों के संग्रह से व्याधि, कितनी ही बड़ी व्याधि हो, बीमारी हो, उसे ठीक किया जा सकता है। और कहीं मंत्र प्रयोग यदि किसी ने किया, कहीं विष किसी ने दे दिया है, कहीं विष लग गया है, तो मंत्र प्रयोग करके भी उस विष का निवारण किया जा सकता है। इसका मतलब सर्वस्योषधमस्ति शास्त्र विहितम, सर्वस्योषधमस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्रों में सभी चीजों की औषधि है, विहित है, लिखित है, लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। ठीक इस प्रकार से बताया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे हम स्त्रकधरा नाम का एक छंद है, इसे हम समझेंगे, पढ़ेंगे। स्त्रकधरा कैसे बना है, क्या है, क्या इसकी रूपरेखा है, इसको समझते हैं। स्त्रकधरा छंद में इस सबसे बड़ा संस्कृत में सबसे बड़ा यदि कोई छंद है तो वह 21 वर्णों वाला स्त्रकधरा छंद है। सबसे ज्यादा 21 वर्ण जिसमें दिख जाए समझना स्त्रकधरा नाम का छंद है। ये इसका लक्षण यहाँ पर लिखा गया है। लक्षण इस प्रकार है। म्रभनैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्त्रकधरा कीर्तितेयम्। म्रभनैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्त्रकधरा कीर्तितेयम्। ऐसा कहते हैं। म्र यानी कि मगण और रगण, भ यानी कि भगण, यहाँ से ने से लग गया नगण और य से लग गया यगण। ठीक है। यानाम त्रयेण, अच्छा म्रभनेर यानाम त्रयेण, और वो 3 बार हो, यगण लास्ट में क्या है 3 बार हो, तो यगण 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 3 बार हो गया। और त्रिमुनि यतियुता, 3 मुनि, यतियुता 3 मुनि है। 3 मुनि कितना है 7 है, तो 7 मुनि को 3 बार गिनना है फिर, तो 3 बार 7 7 7 जगह पर यति करना है। म्रभनेर यानाम त्रयेण 1, त्रिमुनि यतियुता 2 और स्त्रकधरा कीर्तितेयम् ये 3, 7 7 7 ऐसे 3 बार यति करना है, रुकना है। इसे स्त्रकधरा कीर्तितेयम्, स्त्रकधरा नाम दिया गया है, कीर्तित है संसार में। तो म्रभनेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्त्रकधरा कीर्तितेयम्। ये लिखा मगण, ये रहा है ना, सर्वलघु मगण होता है, मध्य लघु सर्वगुरु मगण, मध्य लघु रगण है ना, और आदि गुरु भगण, और सभी सर्वलघु नगण, और आदि लघु यगण, ये भी यगण यगण हो गया। ठीक इधर देख लीजिए यति व्यवस्था। इस छंद में त्रिमुनि 7 7 7 वर्णों पर यति, यतिया 3 यतिया तथा कुल 21 वर्ण होते हैं। ठीक है। परीक्षा में पूछे 21 वर्णों वाला छंद कौन सा है, तो यही है स्त्रकधरा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। ये इसे पढ़ा जाएगा कि जन्माद्वंसं यतीतः प्रकृतिमथ निजा मास्थितः संभवामि ग्लानो धर्मोऽप्यधर्मो भवति यदि बली स्वीयमाया बलेन साधुत्राणाय तद्वात् खलजनहतये धर्म संस्थापनाय एवं मे दिव्य कर्म जननमपि चयो एवं मे दिव्य कर्म जननमपि चयो वेत्ति मुक्तः स्वपार्थ। इस प्रकार का यह छंद हो गया साथियों। तो आपको बधाई हो, आपने आज छंद के टॉपिक को पूरा कर लिया है। आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से छंद को जान लिया है आज आपने। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस पर कमेंट करें, अच्छे से बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे भी पहुंचाएं और इसका लाभ उठाएं। रीड में साथियों आपके छंद का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर कम से कम 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछता है। इस बार भी जो मैंने छंद आपको बताए हैं उसमें से पूछने की संभावना है। तो साथियों बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट इत्यादि पढ़ के। और आपने बताया था कि सर जल्दी से जल्दी छंद का टॉपिक पूरा करवाएं, तो मैंने अभ्यास किया है कि पूरा करवाने का। साथियों आगे हम फिर से मिलेंगे अच्छे से किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।